बच्चों कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी चीज को करना है आप उसको पहले ही अवेयर हो जाओ, सो दैट आपकी कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को भी बर्बाद कर सकती है। आज इस सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि सीएसएस फेज 2 को किस तरीके से आपको फिल आउट करना है, कब फेज 2 खुलेगा, साथ ही साथ आपको इसका रियल कंपटीशन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बताने वाला हूं। इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है, प्रेफरेंसेस को किस तरीके से भरते हैं, रीऑर्डरिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब सीएसएस फेज 2 खुलता है तो पूरा पोर्टल किस तरीके से दिख रहा होता है। बहुत सारी बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करने वाला है। पूरा सेशन अच्छी तरीके से डिटेल में सुनना। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हारे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ में शुरुआत करता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस का रियल कंपटीशन क्या है। सर ऐसे हम सुनने को मिलता है 13 लाख बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, सीबीटी का 15 लाख भरता है एंड ऑल, लेकिन यहां पर मैं आपको 2022 के डेटा के हिसाब से बताता हूं लगभग 2,17,000 ये बेटा ऑथेंटिक डेटा 653 बच्चों ने रजिस्टर करा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख बच्चों ने अपने कॉलेज और प्रेफरेंसेज को भरा। यानी कि तुम्हारा रियल कंपटीशन क्या था, 1.5 लाख बच्चे थे। 2023 की अगर मैं डेटा की बात करता हूं 2,18,355 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा और 1,54,645 बच्चों ने यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म सीएसएसडीयू फेज 2 में गए। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 63,000 बच्चों ने यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को भरा ही नहीं, सीएसएस फेज 2 को भरा ही नहीं। 2024 की अगर हम बात करते हैं 2,45,273 इतने बच्चों ने फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करके इसको कंप्लीट करा और फेज 2 में 1,80,109 बच्चों ने फेज 2 को कंप्लीट करा। यानी कि तुम्हारा ऑथेंटिक अगर मैं बोलूं तुम्हारा रियल कंपटीशन क्या है, 2022 में 1.5 लाख, 2023 में भी लगभग 1.5 लाख, 2024 में भी लगभग 1,80,000, ये तुम्हारा रियल कंपटीशन है। और डीयू में सीटें कितनी है, 70 से 80,000। आप समझ सकते हो रियल कंपटीशन क्या है। तो अब तुम्हारे को अगर रिलैक्स हो गया, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर हमारा भी डीयू पक्का है। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी लिखा है। यहां पर आप ये देख सकते हो, ये बेटा सब कुछ रिसर्च है, लाइव मिंट के डेटा के हिसाब से। आप जाके इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। 2023 में आप ये देख सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड के डेटा के हिसाब से सारी चीजें यहीं से मैंने लिखी हुई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। 2024 में ये न्यूज डॉट कैरियर 360 के हिसाब से ये लिखा गया है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने भी यहीं से लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे को जबरदस्ती की सांत्वना दे रहा हूं, और हकीकत यही है, ठीक है। बाकी लोग आपको गुमराह करते हैं क्योंकि बाकी लोगों को आपको ये चीजें बतानी ही नहीं है, लेकिन रियलिटी इज दिस वन। यहां पर बेटा डीयू के सीएसएस पोर्टल का मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि तुम्हारे को कंपटीशन समझ आए कि आखिरकार कहां कहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक तो बीकॉम प्रोग्राम में बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये 2024 का डेटा है। सेम यही चीज 2023 में भी देखने को मिली थी। 2022 का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछले 2 सालों का मैंने तुम्हें बता दिया है। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल इस बार 79 प्रोग्राम होने वाले हैं, 69 कॉलेजेस हैं, 186 बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन यहां पर होने वाले हैं और लगभग 71,624 यूजी की सीटें हैं। यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप बीएससी, बीबीए, बीए, बीएमएस, बीए, बीई एलईडी, बीएफए, बीओक, ठीक है, बीए म्यूजिक, बीकॉम, ये सारी चीजें आप लोग यहां से कर सकते हैं, सब लोग जानते हो आप लोग। डीयू सीएसएस फेज 1 की जो फीस है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 250 रुपए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की फीस 100 रुपए है। ये सब चीजें आप लोग जानते हो। यहां पर बेटा फेज 1 ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आप लोगों को कैसे भरना ऑलरेडी आपको मालूम है। आज इस सेशन में अपन मेनली जो चर्चा करने वाले हो फेज 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार फेज 2 दिखता कैसे है जब खुलता है, तो बाकी सारी बातों में एक बार को फेज 1 में आपको ओवरव्यू दे देता हूं। फेज 1 में ये सारे ऑलरेडी ये सेक्शंस हैं, आपको फीस पेमेंट वगैरह करके जब आप फेज 1 को सबमिट कर दोगे तो फेज 2 में ये तुम्हारा सब कुछ खुलेगा। सबसे पहला काम लॉग इन करना होगा, सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी, एलिजिबिलिटी चेक करोगे, उसके बाद ये अपना प्रोग्राम कॉलेज का प्रेफरेंस भरोगे, उसके बाद आप सबमिट करोगे। तो ये मेजर इसके स्टेप्स हैं, लेकिन होगा कैसे क्या अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। यहां पर फेज 2 में ही आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होगी, यानी क्लास 12 के जो सब्जेक्ट आपने भर रखे हैं उसको इस तरीके से भरोगे। अभी आगे ये कहां पर भरना होता है अभी आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। 2025 में सेम इसी तरीके से यहां पर आपने सीवीटी में कौन कौन से पेपर दे रखे इस तरीके से करोगे। यहां पर ध्यान रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को कंसीडर करती है जो तुम्हारे क्लास 12 के साथ में मैच करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हिस्ट्री आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा रखा तो यहां पर ये मिसमैच हो गया। डीयू कहीं भी आपको हिस्ट्री, आपके पोर्टल में हिस्ट्री को कंसीडर नहीं करेगा। जितने भी बच्चों को ऑनलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे से पर्सनली गाइडेंस चाहिए, आप लोग बेटा मेरे से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है एसएसआर सर मैथ और टेलीग्राम पे एसएसआर मैथ, ये दोनों को ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। अब एक बार को सबसे पहला काम सीएसएस फेज 2 का कंप्लीट शेड्यूल देख लेते हैं जो लास्ट ईयर होता था, यहीं से तुम्हारे को स्टेप्स भी समझ आ जाएगा।
देखो यहां पर ना अभी आपका फेज 1 चल रहा है, फेज 1 चलने के बाद सबसे पहले करेक्शन विंडो खुलेगी, उसके बाद प्रेफरेंस फाइलिंग चलेगी, उसके बाद आपकी चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी, डिक्लेरेशन होगा सिमुलेटेड रैंक का, उसके बाद आपको दोबारा प्रेफरेंस चेंज विंडो आपकी खुलेगी, पहला राउंड आएगा एलोकेशन का, उसके बाद आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज वेरीफाई और अप्रूव करेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, उसके बाद दोबारा वैकेंट सीट निकलेगी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, उसके बाद आपकी चॉइस की रीऑर्डरिंग आप कर सकते हो, दोबारा डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड का होगा, उसके बाद आप सीट एक्सेप्ट करोगे, कॉलेज वेरीफाई करेगा, ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस हर एक राउंड में चल रहा होता है। तो एक बार को ये तो बहुत ही मैंने तुम्हें बहुत ही कंसाइज और किस तरीके से समझा दिया, एक बार को मैं ढंग से आपको समझाता हूं। जैसे आपका देखो यहां पर फेज 1 चल रहा है, फेज 1 तो ऑलरेडी आप लोग अभी कर ही रहे होगे, तो अच्छी बात है। यहां पर आप लोग ये सीवीटी का पेपर खत्म हो गया, फेज 1 आपका स्टार्ट हो गया, फेज 2 आपका पैरेलली कुछ दिन बाद आपके रिजल्ट के बाद चलता रहेगा। कई सारे बच्चों का सवाल है कि सर फेज 1 कब तक चलेगा? फेज 1 बेटा आपके रिजल्ट के बाद भी एक हफ्ते तक चलता रहेगा, तो आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फेज 1 में बेसिक डिटेल को आप भरोगे, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना आपको डॉक्यूमेंट बेटा अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड करोगे। तो सर यहां पर हम ये प्रेफरेंसेज वगैरह को कहां पर भरते हैं? प्रेफरेंसेज वगैरह को बेटा हम लोग यहां पर भरते हैं सेकंड फेज में। अब एक बार को मैं आपको समझाता हूं कि सेकंड फेज आखिरकार दिखता कैसे है और कैसे क्या होता है इसमें। सबसे पहला काम आप लोग सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर और ये पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद अभी क्योंकि सीएसएस फेज 2 आपका खुला नहीं है, तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी आपके पास फेज 1 जब सबमिट कर दोगे तो इस तरीके से दिख रहा होगा, यहां से आप लोग व्यू कर सकते हो। जब तुम्हारा फेज 2 खुल जाएगा तो ऐसे बगल में तुम्हारे एप्लीकेशन फेज 2 आएगा, तो यहां से आप लोग स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम अपडेट एकेडमिक सेक्शन, यहां पर व्यू करोगे। यहां पर अपना जो भी एकेडमिक सेक्शन है आप लोग अपडेट करोगे, जो भी तुम्हारे जैसे इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदुस्तानी, ये पॉलिटिकल, ये सारी चीजें आप लोग यहां पे अपना सारा नंबर अपडेट करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैपिंग के लिए आपके जो क्लास 12 में सब्जेक्ट है और सीबीटी में जो सब्जेक्ट है, इन दोनों को आप यहां पर मैप करोगे। दोबारा आपसे पूछा जाता है, यहां पर आप लोग अपने सब्जेक्ट को क्लिक कर करके आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े रहोगे उसको नॉट एप्लीकेबल यहां पर कर सकते हो। कुछ एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन यहां पर आप इसको टिक मार्क करके डिक्लेरेशन पे सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका ये जो सेगमेंट है कुछ इस तरीके से खुलता है। सबसे पहला काम सब्जेक्ट मैपिंग, जो मैंने आपको पहले बताया। अब यहां पर आपका ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी खुलता है। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी किस तरीके से खुलता है ध्यान से देखो। यहां पर एक साइड में लिखा होगा जैसे सीरियल नंबर, प्रोग्राम, यहां पर रिमार्क लिखा होगा, यहां पर एलिजिबिलिटी लिखी होगी। तो ये जो लोग ये तुम्हारे को ये कॉलेज कन्वर्ट करने वाला धंधा चला रहे हैं, ये बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ही दे देता है, आपको कोई कॉलेज कन्वर्जन करना नहीं होता है, सब फालतूपन अफवाह है। जब ये तुम सब्जेक्ट मैपिंग करोगे ना, सब्जेक्ट मैपिंग करके सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तुम्हारे पास यहां पर खुद ही ये प्रोग्राम स्पेसिफिक सीवीटी स्कोर खुद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पे सीरियल नंबर 1 में बीएससी मैथ ऑनर्स लिखा है, साथ ही साथ तुम्हारा ये भी दे देगा कि तुम्हारे इंग्लिश में कितने नंबर है, मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं। वो ऑटोमेटिक सीवीटी का स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ ले लेता है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी यहां पर दे देगा कि आखिरकार तुम्हारा किस एलिजिबिलिटी के हिसाब से कितना स्कोर यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर ये ऑटोमेटिक सिर्फ वही देगा जो तुम्हारे सब्जेक्ट और डीयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैच कर रहे होंगे। तो तुम्हें यहां पर फालतू दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहां पर डीयू ऑटोमेटिकली गिव्स यू कोर्स अलोंग विद योर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कोर्स। तो यहां पर तुम्हारे को कोई भी कोर्स प्रेडिक्शन और फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में जब आप लोग जाओगे, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में तुम्हारे को ये सारे प्रोग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। यहां से आप इसको सेव, अपना प्रोग्राम सेव करके उसके बाद ये प्रेफरेंसेज पर आ जाओगे, प्रेफरेंसेज का सेक्शन। अब यहां पर तुम्हारा प्रेफरेंसेज का सेक्शन कैसे दिखेगा जरा ध्यान से देखना। प्रेफरेंसेज पर आने के बाद यहां पर तुम्हारे पास इस तरीके से कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे। तो ये प्रेफरेंसेज तुम्हारी कुछ इस तरीके से खुलती है। जैसे मान लो यहां पर जिस बच्चे का ये भरा गया है, इसके प्रेफरेंस के हिसाब से 505 इसकी प्रेफरेंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई है। यानी कि इसका जो क्लास 12 में नंबर था, जो सीबीटी का स्कोर कार्ड था, दोनों के सब्जेक्ट मैप से 505 प्रोग्राम ये भर सकता है। तो यहां पर एक साइड में देखो प्रोग्राम लिखा है, एक साइड में कॉलेज, यहां पर एक्शन लिखा होगा। जैसे इसके जो जो प्रोग्राम में कन्वर्जन हो सकता है यहां पर लिखा रहेगा, जैसे बीए प्रोग्राम अकाउंट एंड फाइनेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स, इस तरीके से यहां पर कॉलेज, यहां पर एक्शन लिखा रहेगा। एक्शन ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो यहां पर जैसे तुम्हारे को प्रेफरेंस ऐड करना है, तो यहां पे तुम इसको ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर दो, या तो ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम पे कर दो। टॉप पे करोगे सबसे ऊपर चला जाएगा, बॉटम पे करोगे सबसे नीचे। प्रेफरेंस नंबर क्या चीज है अभी मैं आपको बताता हूं,
ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, हियर ऑटोमेटिकली जनरेटेड टोटल अवेलेबल प्रेफरेंसेज एज पर योर सब्जेक्ट मैपिंग। तो यहां पर तुम्हारे को कोई पैसा फैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, मेरा कौन सा कॉलेज कन्वर्ट हो रहा है ये खुद ही तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने यहां पर इस तरीके से ये पोर्टल खुला, मैंने ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पर क्लिक करा, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है जब पहली बार में क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से ऐड आ जाएगा, इस तरीके से साइड बार में यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेफरेंस नंबर का मतलब ये होता है कि जब तुम इस पे क्लिक करोगे, मान लो दूसरा वाला, तो यहां पर तुम ये चाहते हो कि सर ये जो मैं ऐड कर रहा हूं बीए प्रोग्राम अकाउंट एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं इसको ऐड प्रेफरेंस नंबर पे मैं यहां पर 2 भर दूंगा। तो यहां पर 2 अगर मैं डालूंगा तो ये दूसरे नंबर पर यहां पर आ जाएगा। बात समझ आई? तो इसको मैं 2 भरूंगा तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे मान लो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो प्रोग्राम है मुझे तीसरे नंबर पर डालना चाहिए, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर यहां पर 3 पुट कर देना। तो यहां पर जैसे आप 3 पुट करोगे तो ये तीसरे नंबर पर खुद ही रीअरेंज हो जाएगा। बात समझ आ गई सभी को? तो इस तरीके से यहां पर साइड में तुम्हारा ये रीअरेंज होता चला जाएगा कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा। अब जैसे मान लो तुमने एक बार को भर दिया, तुम्हारा मन ये कह रहा है कि सर ये वाला ना ऊपर होना चाहिए, तो यहां पर अप पर क्लिक कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, इसको डाउन पर करोगे तो नीचे आ जाएगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है इसको फालतू का भर दिया तो यहां पर रिमूव पे क्लिक कर दोगे तो ये चॉइस यहां से हट जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रेफरेंसेज सीएसएस फेज 2 में भरे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ये मूव टू प्रेफरेंस नंबर, जैसे कई बार को ऐसा होता है मान लो तुमने 200 प्रेफरेंस भर दी, तुम्हें ऐसा लग रहा है यार ये प्रेफरेंस ना बहुत ही वाहियात है, मेरे को 150 नंबर पे भरना चाहिए, तो ये मूव टू प्रेफरेंस नंबर पे यहां पर तुम 150 लिख दोगे तो ये 150 नंबर पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा तुम्हारा इंटरफेस होता है DUCSS फेज 2 का। यहां पर उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर दोगे तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा प्रीव्यू होके आ जाएगा कि तुम्हारे कौन कौन से प्रेफरेंसेस भरे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रेफरेंस बेटा आपकी भरी जाती है CSS फेज 2 में। यहां पर ध्यान रखना, यू कैन ऐड योर प्रेफरेंस एज पर योर चॉइस नंबर। ठीक है, आप अपने चॉइस नंबर के हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसमें आप किसी भी चॉइस को ऊपर नीचे मूव टू प्रेफरेंस किसी भी प्रेफरेंस नंबर पर मूव कर सकते हो और आप यहां पर रिमूव भी इसको कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज यहां पर होती हैं। आई होप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब यार इसमें देखो दुनिया भर की भसड़ मैंने तुम्हें बता दी, अब एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं आखिरकार कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहला काम ये तुम्हारा फेज 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी ये चलता रहेगा, करेक्शन विंडो खुलेगी फेज 1 की, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा जस्ट उसके बाद ये करेक्शन विंडो खुल जाएगी। करेक्शन विंडो खुलने के बाद ये तुम्हारा फेज 2 ओपन हो जाएगा आफ्टर द रिजल्ट के बाद सबसे पहला काम सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह को अपडेट करना होगा। उसके बाद ये CSS ऑटोमेटिकली तुम्हारे सब्जेक्ट और CVT के स्कोर कार्ड के हिसाब से तुम्हें दे देगा कि किस किस चॉइस के लिए तुम एलिजिबल हो। उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग ये फेज 2 में स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद ये तुम्हारी चॉइस ऑटो लॉक हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें चॉइस ऑटो लॉक होने के बाद आप कोई भी चॉइस ऐड डिलीट कुछ भी नहीं कर पाओगे। चॉइस ऑटो लॉक हो गई मतलब वही फाइनल हो गई, दोबारा तुम कुछ भी ऐड डिलीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये सिमुलेटेड रैंक आएगी। सिमुलेटेड रैंक बेसिकली ऐसी रैंक होती है जो तुम्हें ये बताती है कि पर्टिकुलर कॉलेज में तुम्हारा कौन सा रैंक चल रहा है। ऑल्दो इससे ज्यादा एडमिशन का कोई आइडिया लगता नहीं है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालता है। जब ये सिमुलेटेड रैंक आ जाती है तो इससे तुम्हें ये आइडिया लग जाता है तुम्हारे नंबर के हिसाब से जो तुमने प्रेफरेंसेज बनाई है किस प्रेफरेंस में कौन सी रैंक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर तो 1 लाख रैंक मेरी जा रही है तो तुम उसको हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें दोबारा एक बार को प्रेफरेंस चेंज विंडो तुम्हारी दोबारा खोली जाती है कि एक बार दोबारा तुम चेंज कर लो। जो तुम यहां पर चेंज करते हो ना, यहां पर लॉक होने के बाद दोबारा चॉइस को चेंज नहीं कर सकते, किसी भी राउंड में चेंज नहीं कर पाओगे, ना तो ऐड डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे। जब एक राउंड खत्म होगा चॉइस को रीअरेंज कर पाओगे, लेकिन ऐड डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहां पर राउंड 1 का एलोकेशन होगा। राउंड 1 का एलोकेशन होने के बाद आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर सीट को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम्हारी सीट रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कॉलेज वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा कि तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ एकदम सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ एकदम सही है या नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको फीस जमा करना होगा। ठीक है, जितना भी आपका फीस होगा, फीस जमा करने के बाद आप सीट को फ्रीज करोगे। सीट फ्रीज करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको सीट फ्रीज नहीं करना तो आप ये वैकेंट सीट एलोकेशन होगा राउंड 2 के लिए। उसके बाद आप यहां पर सीट को अपग्रेड करोगे। इस बार DU ने क्या चेंज करा है कि जैसे ही आप अपग्रेड पर क्लिक मार करोगे ये सीट आपकी ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि अपग्रेड करने के बाद आपको दोबारा सीट एक्सेप्ट नहीं करना। आप अपग्रेडेशन पे अगर जा रहे हो तो ऑटोमेटिक जो सीट तुम्हें मिलेगी वो एक्सेप्ट ही हो जाएगी। यहां पर कई सारे बच्चों का सवाल ये आता है कि सर जैसे मान लो अगर मैंने ये वैकेंट राउंड नंबर सीट सेकंड में अगर हम गए तो क्या जो पहले सीट मिली हुई है अगर मान लो यहां पर नहीं मिला तो पहले वाली सीट हमें मिली रहेगी? बिल्कुल बेटा मिली रहेगी, आपकी पहले वाली सीट कहीं नहीं जाएगी। दूसरा डाउट बच्चों का यह आता है कि सर अगर मान लो हमें यहां पर एक सीट मिल गई, दूसरे वाले में दोबारा दूसरी कोई सीट मिल गई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरी वाली नहीं लेनी, क्या हम दोबारा पहली वाली को ले सकते हैं? तब ऐसे केसेज में आप नहीं ले सकते,
यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो यहां पर तुम्हारे को पहले राउंड मिल गया मैथ ऑनर्स रामजस, दूसरे राउंड में तुमने कुछ गलती कर दी और दूसरे राउंड में तुम्हें मिल गया मोतीलाल में मैथ ऑनर्स। अब तुम ये चाहते हो कि यार ये तो बहुत ही खराब चॉइस है, मैं दोबारा पहले वाले पे जाना चाहता हूं, तो दोबारा तुम पहले वाले पे नहीं जा पाओगे, जो तुम्हारे को अपग्रेडेड चॉइस मिलेगी यही तुम्हारी फाइनल चॉइस रहेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग यहां पर मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया, इस बार अपग्रेडेशन में तुम्हारा सीट ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा। यहां पर एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो तुमने ये चॉइस 1 2 3 ये 50 और उसके बाद ये 100, मान लो तुमने 100 चॉइस भरा है, अब इसमें तुम्हारे को ये 50 नंबर की चॉइस अलोकेट कर ली गई, अब ये नीचे की चॉइसें तुम्हारे लिए खराब हो गई। अब ये तुम राउंड नंबर सेकंड में तुम ये ऊपर के ये 50 नंबर की चॉइस तो मिली गई है तुम्हारे को, तुम ये ऊपर की चॉइसों को रीअरेंज करने का तुम्हारे को मौका मिलता है। ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट का मौका मिलता है, इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे कि सर हम यहां पर दोबारा कोई चॉइस भर सकते हैं क्या, नहीं, दोबारा कोई चॉइस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, यहां पर सिर्फ तुम पहले को चौथे पे, चौथे को पहले पे, इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकते हो। उसके बाद राउंड नंबर सेकंड में आप जाओगे, राउंड नंबर सेकंड में ऑटोमेटिक सीट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, जो भी तुम्हारे को मिली रहेगी, कॉलेज वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा। यहां पर ध्यान रखना बेटा, आपको ये क्वेरीज लगातार चेक करनी है, सुबह शाम दोपहर 3 बार इसको लिख के चिपका लेना कहीं पे कि लगातार आपको क्वेरीज चेक करती रहनी है, क्योंकि अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी समस्या होती है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कॉलेज आपके लिए क्वेरी जनरेट करता है कि भैया ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट में समस्या है, मेरे को क्लेरिफिकेशन दो। अगर तुमने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, तुम्हारी सीट यहां पे भी कैंसिल हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो तुम्हारे को सुबह शाम दोपहर 3-4 बार क्वेरीज को चेक करते रहना और आपको क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना। उसके बाद आपको ये रिमेनिंग फीस जमा करनी होगी। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो पहले राउंड में तुम्हारी फीस किसी कॉलेज की जमा हुई 10,000, दूसरे राउंड में तुम्हारी फीस लग रही है 20,000, तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा 10,000 यहां पर जमा करना होगा। इसी का जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि सर पहले वाले में मान लो जमा हुई 20,000, दूसरी बार हमको कॉलेज मिल गया 10,000 इसकी फीस है, तो क्या 10,000 हमारे को रिफंड होगा? तो जी हाँ बेटा, जो आपका फेज 1 में जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल दे रखा है उसमें आपका फीस रिफंड हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पर सीट को फ्रीज करोगे, अगर आपको चॉइस पसंद है तो, चॉइस अगर पसंद नहीं है तो वैकेंट सीट का राउंड नंबर 3 में आप जाओगे, वैकेंट सीट देखोगे, उसके बाद दोबारा फिर से यही प्रोसेस पूरा चल रहा होता है। उसके बाद यहां पर एलोकेशन कम एडमिशन का एक बार आप प्रोसेस समझ लो। जब आप लोग ये चॉइसेस को भरोगे तो कॉलेज जो है, कॉलेज आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट बनाएगा, और ये मेरिट जो है आपकी कैटेगरी वाइज और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तीनों बातों को देखते हुए आपको चॉइस का लोकेशन होता है। यहां पर ध्यान रखना बेटा, आपको जो भी सीट मिल रही है आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। कुछ एक बातें ध्यान रखना कि आप चॉइस को तभी फ्रीज करिए अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अगर आप एक बार को फ्रीज कर दोगे दोबारा आप उसको अनफ्रीज नहीं कर पाओगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो तो चॉइस को कभी भी आप फ्रीज मत करो और कभी भी अपनी सीट को विड्रॉ मत करो। आपका एडमिशन कुछ एक केसेज में कैंसिल हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं करा तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने टाइम पर फीस नहीं जमा करा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉडली जमा करा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। टाई ब्रेकर रूल में इस बार को एक चीज और एड ऑन करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, क्लास 10th का मार्कशीट भी इस बार आपका रोल प्ले करेगा। ऑल्दो मैंने आपको पहले ही कई बार बता रखा है क्लास 10th का मार्क्स इस बार ज्यादा कोई रोल प्ले करने वाला नहीं है। इनका टाई ब्रेकर रूल ये है कि सबसे पहले बेस्ट 3 सब्जेक्ट क्लास 12th में देखेंगे, 3 में अगर सेम है तो 4 में देखेंगे, 4 में सेम है तो 5 में, 5 में सेम है तो डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे। अगर ये सब भी सेम आ गया तो इस बार क्लास 10th में जिस बच्चे का ज्यादा मार्क्स होगा उसको टाई ब्रेकर रूल में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यहां पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस बार एनटीए स्कोर आएगा। एनटीए स्कोर अपने आप में ही 6 से 7 डिजिट का होता है, तो इसी में ऑटोमेटिक एलिमिनेशन हो जाता है। यहां तक ये 10th के मार्क्स पे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, तो इसको लेके बहुत पैनिक आप करना मत। ठीक है, तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पूरा एडमिशन प्रोसेस यार समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता के जाना बेटा। ठीक है, और बाकी ये डीयू की कुछ एक यहां पर मैंने वो डाल रखा है कि इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल है आप लोग इसके साथ में जुड़े रहिए। बाकी अगर आपको मेरे से और कोई डाउट पूछना है या कुछ भी करना है, आप लोग मेरा जो इंस्टाग्राम है SSR सर मैथ और जो टेलीग्राम है SSR मैथ, आप यहां से जुड़े रहिए हर हालत में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेफरेंसेज पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि सर प्रेफरेंसेज पर हमें डिटेल वीडियो चाहिए। ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। कितने बच्चे डीयू को टारगेट कर रहे हैं, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि सर अब हम डीयू को कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बोल के जाना कि सर इस बार तो डीयू पक्का है। ठीक है, रियल कंपटीशन मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने दोस्तों में यार सेशन को जरूर शेयर कर देना। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए, बहुत रिसर्च से मैं सेशन बनाता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। टेक केयर बेटा।